मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। त्योहारों के समय में लोगों के मन में अक्सर सवाल उठता है कि जो एक मुश्त पैसा हाथ में आया है उसका किया क्या जाए। त्योहारी सीजन में मन करता है नई नई चीजें खरीदने का, और वो खरीदारी छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक हो सकती है। मसलन आप एक घर खरीदने की भी सोच सकते हैं, लेकिन क्या वाकई आपको इस पैसे से घर खरीदकर ईएमआई भरनी चाहिए या फिर इससे निवेश करना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो लोगों के मन में खासा उठता है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है सही तरीका और दोनों के अपने अपने फायदे क्या हैं। हमारे साथ दो बेहद ही खास एक्सपर्ट्स है, परिचय उनका करा देते हैं। प्रवीण वाजपेयी, फाउंडर फिनफिक्स, और साथ ही हर्षवर्धन रूंगटा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, रूंगटा सिक्योरिटीज। प्रवीण और हर्षवर्धन दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। और चूंकि काफी अच्छे दिन चल रहे हैं, पवित्र दिन चल रहे हैं, त्योहारी सीजन में हर किसी का मन करता है कुछ खास, कुछ नया किया जाए। ऐसे में क्या सही रहेगा और किसको क्या सूट कर सकता है, इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश कर लेते हैं। और जैसा मैंने शुरुआत में बोला, ईएमआई सही है या फिर एसआईपी सही है, इसका एक कोई शायद एक जवाब नहीं हो सकता, लेकिन हम दोनों के अपने अपने फायदे समझने की कोशिश करेंगे। प्रवीण, आपसे अगर शुरुआत करें तो किन बातों का ध्यान में रखते हुए किसी को सबसे पहले तो ये डिसाइड करना चाहिए कि हाथ में अगर किसी के पैसा है तो वो एक नया घर खरीदने में लगाया जाए या फिर उसको निवेश किया जाए कहीं पर? नमस्कार स्वाति जी, एंड आपके सभी दर्शकों को और आपको फेस्टिविटीज नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है और मेरे ख्याल से ये एक अक्सर डिलेमा क्रिएट करता है निवेशकों के माइंड में कि उस पैसे का कैसे यूटिलाइजेशन किया जाए, कि आप घर खरीदें या आप उसको इन्वेस्ट करें। मेरे ख्याल से कुछ बेसिक रूल्स हैं जिनको हम शुरुआत में देख सकते हैं। अगर कोई निवेशक ये सोच रहे हैं कि उनका फर्स्ट हाउस है तो वहां पे एक इमोशनल कंपोनेंट बहुत ज्यादा जुड़ जाता है, पर क्या वो हाउस उनके रीच में है, कितनी ईएमआई बनती है, उन चीजों का ध्यान देना जरूरी है। तो कुछ बेसिक रूल्स को वो चेक कर सकते हैं। अगर उनके पास उनको लगता है कि 20 to 25% का डाउन पेमेंट का अमाउंट है तो वो सोच सकते हैं कि वो उतना डाउन पेमेंट करें और बाकी रकम से अपनी ईएमआई भरें। पर ईएमआई जब भरते हैं तब जो आपका इंटरेस्ट का कंपोनेंट है वो भी आपके जो ओवरऑल इनकम है उसका बहुत ज्यादा हिस्सा नहीं बनना चाहिए। हम एक अपर लिमिट लेके चलते हैं कि 40% से ज्यादा आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट ना बने। और उसके साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि जो आपने ओवरऑल इनकम आपकी इनकम के हिसाब से घर की एक प्राइस चूज की है कि आप कितना बड़ा और कितना महंगा घर लेना चाहते हैं, वो भी आपके ओवरऑल एनुअल इनकम जो फैमिली का है उससे 3 to 5 टाइम्स से ज्यादा ना हो। सो इन कुछ बेसिक फैक्टर्स को देखते हुए सोच सकते हैं कि क्या वो निवेश करें या उस पैसे को इन्वेस्ट कर दें और फ्यूचर के लिए थोड़ा पोस्टपोन कर दें उस बाय को। तो मेरे ख्याल से स्वाति जी यहाँ पे इन बेसिक 3-4 चीजों से शुरुआत करके डिसाइड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही अगर उनके ऑलरेडी कुछ लोन्स, एग्जिस्टिंग लोन्स हैं, तो उनको प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव बास्केट्स में डिवाइड करके वो उनको पे अप करने का भी सोच सकते हैं इससे पहले कि वो किसी नए इन्वेस्टमेंट में जिसमें ईएमआई इन्वॉल्व है उसमें वो इन्वॉल्व हो। तो आपको कुछ बातों का ध्यान में रखते हुए जैसा प्रवीण बता रही हैं, एक तो ओवरबर्डन भी नहीं होना है कि हाथ में पैसा भी है और उससे एक टेंशन ही ले ली मोल। तो काफी स्मार्ट टिप्स बताए प्रवीण ने ये जानने और समझने के लिए कि आपके लिए सही एक उसको आंकने का तरीका क्या हो सकता है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। आप नया घर खरीदना चाहते हैं, उसके लिए ईएमआई देना चाहते हैं, शुरुआत उसकी करना चाहते हैं, एसआईपी की शुरुआत करना चाहते हैं। ऐसा आता है हर्षवर्धन, यहाँ पर मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जिन लोगों का एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है, और सबसे ज्यादा मैं अगर होम लोन के बारे में समझना चाहूं या बहुत ही हाई पेइंग क्रेडिट कार्ड के लोन होते हैं, पर्सनल लोन होते हैं, एक मुश्त पैसा हाथ में आने पर क्या आपको ये सही लगता है कि लोन को चुका ही दिया जाए? मतलब अगर पास में पैसा है तो कम से कम इस झंझट से दूर हो जाए कि कर्ज अभी है, पार्टली प्रीपेमेंट कर दें
या फिर अगर एक छोटा कर्ज होता है किसी का, क्रेडिट कार्ड का बिल ही सही, उसका पेमेंट ही सही, उसको भर दिया जाए, कम से कम उस एक एंगल से निश्चित हो जाए और उसके बाद हम निवेश की शुरुआत करेंगे या बाकी चीजों के बारे में सोचेंगे। क्या सही तरीका हो सकता है? देखिए स्वाति, आपने बहुत ही अच्छी चीज के बारे में पूछा है। कारण यह है क्योंकि आपने जिन लोन्स के बारे में बात किया है वो है क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग, जिसमें आप रिवॉल्विंग क्रेडिट ले रहे हैं या उसमें आपका आउटस्टैंडिंग है, और दूसरा आपने पर्सनल लोन का। तो अगर हम इन दो लोन्स की अगर से बात करें तो इट्स अ नो ब्रेनर, इसमें दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके पास अगर कोई लमसम अभी आता है, पहला पहला काम आपको यही करना है कि इन दो लोन्स को अगर आपके पर हैं, क्योंकि ये बहुत हाई इंटरेस्ट वाले लोन होते हैं, तो अगर आपके पास ऐसी कोई आउटस्टैंडिंग है या ऐसे लोन्स हैं तो आपको पहले इन्हें चुकाना जरूर चाहिए। इसमें कोई डिस्कशन ही नहीं है। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना होगा आपको, जब आपके पर्सनल लोन का मान लीजिए टेन्योर बाकी है अभी और आप प्री पेमेंट करते हैं, तो हो सकता है कि उसमें एक प्री पेमेंट पेनल्टी भी लगे जो थोड़ी हाई होती है। लेकिन मैं उसके अलावा आपसे कह रहा हूं कि अगर प्री पेमेंट पेनल्टी लगती हो फिर भी आपको अपना ये हाई इंटरेस्ट बेरिंग लोन्स जो है उन्हें आपको बंद कर देना है। अगर आपके ऊपर, अभी दूसरा सवाल उठता है कि अगर आपके पास कोई होम लोन है जो अगले 15 साल तक और चलने वाला है और उसकी आउटस्टैंडिंग काफी बड़ी अमाउंट होगी, और आपके पास एक अमाउंट आया है जो आप सोच रहे हैं कि उसे पार्ट प्रीपे करें कि नहीं, तो ये एक डिस्कशन हो सकता है बेस्ड ऑन सेवरल फैक्टर्स। उसमें काफी फैक्टर्स आएंगे जिसमें आपको इसका डिस्कशन करना है। एक है कि आपको वो जो इंटरेस्ट रेट कितना है आपके होम लोन पे, तो क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी है या आपकी रिक्वायरमेंट्स है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो आप फुलफिल कर सकते हैं लमसम से। दूसरा आपको देखना है कि जो आप इन्वेस्टमेंट, जो आपका ईएमआई जा रहा है और जो सालाना आपका इंटरेस्ट है उसमें आपको जो टैक्स ब्रेक्स मिल रहे हैं, तो क्या उतने आपको पूरे हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं पूरे तो आप शायद उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। और होम लोन के टाइम पे मैं क्यों बोल रहा हूं कंपैरिजन करने के लिए, क्योंकि ईएमआई जब आप भरते हैं ना तो मोटा मोटी आपका जो सारा लिक्विडिटी होता है महीने का वो मोटा मोटी ईएमआई में चला जाता है। जो आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है लाइफ की वो फुलफिल करने के लिए आपके पास कॉर्पस शायद या सरप्लस महीने का नहीं बचता हो। तो ये मौका उस समय मिलता है आपको कि जब आपके पास लमसम आ रहा है कि आप थोड़ी फाइनेंशियल नीड्स के लिए पैसे जमा करें। तो सिर्फ जब होम लोन है तब आप इवेल्युएट करेंगे। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग है या पर्सनल लोन है, ये दोनों जो ऐसे लोन है ये बहुत हाई इंटरेस्ट बेरिंग है। इसमें कोई भी आपको कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, सीधा जाके वो लोन बंद कर दीजिए। अगर उसमें आपको प्री पेमेंट पेनल्टी लगती है तो भी आप ये लोन पहले बंद करें। ओके, तो आपने कुछ बहुत ही सही तरीके बताए इस बात को समझने के कि आपको कब लोन का प्रीपेमेंट करना चाहिए और कब आपको अलग डिसीजन लेना चाहिए। इस बेसिस पर आप एक सही निर्णय ले सकते हैं। अब प्रवीण, मैं आपसे एक और स्मार्ट एक कैलकुलेशन समझना चाहती हूं। मानिए किसी का 50 लाख का होम लोन चल रहा है और 20 साल का होम लोन है 50 लाख का, और उसी के अकॉर्डिंगली उनका ईएमआई बनता है, उस पर फिर जो एडिशनल इंटरेस्ट आप देते हैं, ब्याज बन रहा है, और फाइनली आपको 1 करोड़ के घर पर आपने 50 लाख का होम लोन लिया है। क्या हम ये जो हमारा एडिशनल इंटरेस्ट जाता है किसी एक पूरे लोन के टेन्योर में, उसको क्या हम एसआईपी करके सेट ऑफ कर सकते हैं? अब मैंने जो आपसे सवाल पूछा है, आप अपने जवाब से उसका मतलब जरा दर्शकों को समझाइए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूं कि अगर आपने जितना भी इंटरेस्ट, एडिशनल इंटरेस्ट पे किया है, क्या हम उसको स्मार्टली इन्वेस्ट करके एंड ऑफ दैट 20 ईयर टेन्योर उतना ही कमाई भी कर सकते हैं एसआईपी से? कैसे हो सकता है ये? जी जी, बिल्कुल स्वाति जी, आपने बहुत अच्छा एक्चुअली एक माध्यम है निवेशकों के लिए। होम लोन हम सबकी कहीं ना कहीं एक रिक्वायरमेंट रहती है। जो भी इंसान एक रेगुलर कैश फ्लो के थ्रू अर्न कर रहा है वो अपना घर मोस्टली एक होम लोन लेके ही बनाते हैं, और होम लोन की दरें इंडिया में करीबन 7 to 9%, पहले तो 10 से 11% भी रही है, पर अभी हमने जो रिसेंट हाल ही में देखा है अराउंड 7 to 9% का हम इंटरेस्ट रेट उस पर पे करते ही हैं। अगर हम 9% की कैलकुलेशन से चलें तो हमने अगर 50 लाख का लोन लिया है तो जो हम 20 साल में ओवरऑल अमाउंट पे करेंगे वो 1 करोड़ 8 लाख के करीब होगा, और इसमें से करीबन 58 लाख जो है 58 लाख तो आपका इंटरेस्ट होगा। यानी कि 20 साल में जब आप अपना लोन पे कर रहे हैं तो आप जितना अपना असल दे रहे हैं उतना ही, बल्कि उससे थोड़ा सा अधिक आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है।
और ये एक ऐसा अमाउंट हो जाता है जो बहुत लोगों को डेफिनेटली पिंच होता है, बिकॉज हम अपनी हार्ड अर्न मनी से ये पूरा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं इन 20 सालों में। बिल्कुल, मैं प्रवीण से पूरी जो कैलकुलेशन है, गणित है, एक बार फिर से समझती हूँ कि आखिरकार कैसे हम एक 50 लाख के होम लोन के ब्याज की भरपाई कर सकते हैं 20 साल के बाद। प्रवीण, प्लीज कंटिन्यू। जी जी, तो अगर स्वाति जी यहाँ पे हम मान के चलें कि उनने एक 7-7.5 हजार की एक SIP डाल और उसको हमने 20 साल तक कंटिन्यू रखा, जिसपे उनको करीबन 12% का हम मान के चल रहे हैं इंटरेस्ट मिला, तो वो एक ऐसी कंपोनेंट है उस SIP से, वो उनके पूरे इंटरेस्ट के बराबर होगा जो उन्होंने 20 साल में पे किया है। इसी तरीके से अगर वो करीबन एक 5,000 की SIP कर दें और उस 5,000 की SIP पे एक स्टेप अप ले लें 8% का, तो भी वो एक ऐसी रकम जुटा पाएंगे जिसका जो ग्रोथ कंपोनेंट है वो उनके इंटरेस्ट अमाउंट को सेट ऑफ कर देगा। तो इस तरीके से आप एक बहुत छोटी रकम के साथ एक SIP के माध्यम से अपना जितना आपने इंटरेस्ट पे किया है उसको अर्न कर सकते हैं एक छोटी सी रकम से। और अगर आपको मार्केट से ज्यादा रिटर्न मिल गए करीबन 15% तक, तो सिर्फ 5,000 की SIP से भी आप आराम से ग्रोथ देख पाएंगे 58 लाख तक की, और उसके बियॉन्ड आपका जो आपने खुद असल डाला होगा SIP के माध्यम से, वो तो भी आपके पास आएगा बचा हुआ। तो ये एक बहुत ही स्मार्ट कैलकुलेशन प्रवीण आपकी तरफ से की गई है कि जो आप 58 लाख का एक ब्याज भुगतान कर रहे हैं लगभग 1 करोड़ के होम लोन पर, वही अगर आप साथ के साथ एक SIP भी करते हैं, मिनिमम 5,000 की कीजिए, उसके बाद उसको सालाना स्टेप अप करते जाइए 8 से 10%, या फिर आप लगभग 7,000 से ऊपर तक की SIP भी कर रहे हैं, 7500 या 7700 के SIP कर रहे हैं, टू बी वेरी प्रिसाइज, तो 12% अनुमानित रिटर्न के साथ आप एक्चुअली 20 साल के बाद वही 58 लाख कमा भी रहे हैं जो आपने ब्याज में अपने पूरे होम लोन के टेन्योर में दिया है। ये बेसिकली आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे कैलकुलेट करना चाहते हैं और कैसे एक स्मार्ट प्लानिंग करना चाहते हैं, लेकिन ये तरीका जो प्रवीण ने बताया है ये ट्राई जरूर कर सकते हैं। मैं अब हर्षवर्धन आपके पास आऊंगी, क्योंकि हम SIP या EMI की बात कर रहे हैं। एक और मैं आपसे कंडीशन समझना चाहती हूं, जब हाथ में एक मुश्त पैसा है तो कई लोग ये भी सोचना चाहते हैं, तो मैंने आपसे लोन प्रीपेमेंट की बात की थी कि उस एडिशनल पैसे को SIP में लगा दें, मतलब SIP को ऐड कर दें, या फिर EMI को बढ़ा दें। एक तो हमने प्रीपेमेंट कर दिया लोन का कि हमने एक मुश्त पैसा डाल दिया, या फिर धीरे धीरे EMI को ही बढ़ा दिया जिससे इवेंचुअली आपकी जो लोन है जल्दी खत्म हो जाएगा, या फिर SIP को स्टेप अप करने का सही तरीका हो सकता है उस एक मुश्त पैसे से। स्वाति, इसका मैं कंपैरिजन आपको इंडिविजुअल बेसिस से बताता हूँ। तो ये आपको डिसाइड करना होगा अपनी जरूरतों को देखते हुए। सो सिंपल सी बात है, मान लीजिए दिवाली पे आपको इंक्रीमेंट मिला, या जैसे आप कह रहे हैं कि थोड़े पैसे हमारी इनकम बढ़ जाती है, तो अब आपके सामने थोड़ा एक्स्ट्रा सरप्लस बच गया। अब आपको करना क्या है कि आप EMI बढ़ा दें ताकि आपका लोन जल्दी खत्म हो जाए, या आप अपनी SIP या कोई फाइनेंशियल गोल्स की तरफ जाए। तो देखिए स्वाति, इसका जो पहलू है वो इस तरह से समझना होगा। जब एक इंसान हाउसिंग लोन लेता है, मैंने पहले भी कहा कि एक लार्ज पोर्शन, उनकी जो इनकम का एक बड़ा हिस्सा जो है वो चला जाता है EMI में। तो आप अगर एक ही एसेट की तरफ इतना एक बड़ी अमाउंट डाल रहे हैं, तो आपके पास इतना बचता नहीं है कि आप बाकी के जो फाइनेंशियल गोल्स हैं आपके, जो बच्चों की पढ़ाई हो सकती है, रिटायरमेंट है, कोई हॉलीडेज हो सकती है, और कुछ और भी चीजें हैं जो नॉन रियल एस्टेट है। तो ऐसी बहुत सारी जरूरत होती है हमारी लाइफ की जो हम पूरी नहीं कर पाते। अब जब आपके पास मौका मिला है कि आप अपनी इनकम बढ़ी है और आपके पास थोड़ा सरप्लस बढ़ रहा है, तो आपको बहुत केयरफुली सोचना है कि क्या मेरे सारे फाइनेंशियल गोल्स पूरे हुए हैं कि नहीं। अगर फाइनेंशियल गोल्स पूरे नहीं हुए हैं, तो वो जो इंक्रीमेंट है आपकी इनकम का, वो आपको उन फाइनेंशियल गोल्स को फुलफिल करने के लिए एलोकेट करना चाहिए। अब हम इंडियंस हैं, अब प्रॉब्लम क्या होती है, ये तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बता दिया। अब प्रॉब्लम क्या है, हम इंडियंस हैं, हमें क्या होता है ना कि लोन हमारे सर पे अच्छा नहीं लगता। तो जैसे हमारी इनकम बढ़ती है या जैसे ही हमारे पास कोई सरप्लस आता है, हम ये सोचने में लग जाते हैं कि पहले वो लोन हमारे सर से हटाना है, तो हम सारा फोकस उसी पे लगाते हैं और लोन जल्द से जल्द खत्म करने की सोचते हैं। लेकिन क्योंकि एक हाउसिंग लोन है, ये एक प्रोडक्टिव एसेट है, ये एक ऐसी एसेट है जो डिप्रिशिएटिंग इन दैट सेंस नहीं है
तो आपको थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना होगा। कई बार हमें क्लाइंट को काउंसिल करना पड़ता है कि यस आपका लोन है, आपको लोन नहीं चाहिए, लेकिन प्लीज देखिए कि आपकी जो बाकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही है, तो ये पैसे आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए एलोकेट करना होगा जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे। रियल एस्टेट एक ऐसा एसेट है कि एक बड़ा अमाउंट ले लेता है और वो इजीली लिक्विडेट भी नहीं होता, वो पार्शियली लिक्विडेट भी नहीं होता। सो मान लीजिए आपका रियल एस्टेट वैल्यू 1 करोड़ की है, आपको 10 लाख रुपए की जरूरत है फॉर प्रॉब्ली कोई एजुकेशन का, आपके बच्चों की कोई फीस भरनी है, आप एक छोटा सा हिस्सा उस प्रॉपर्टी का नहीं बेच सकते, इजीली लिक्विडेबल नहीं है, यूनिटाइज नहीं कर सकते, तो एक एसेट में आपका ऑलरेडी पैसा लग चुका है। अगर दूसरी पहलू आपकी लाइफ के फुलफिल नहीं हुए हैं तो प्लीज वो लोन का बर्डन अपने सर पे मत लीजिए। ये मत सोचिए लोन कंप्लीट करना, वो दूसरे फाइनेंशियल गोल्स को आप मीट करने के लिए वो इंक्रीमेंटल इनकम या लमसम को यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, ये आपने सही से एक्सप्लेन किया दर्शकों को कि सही एक तरीका हो क्या सकता है। प्रवीण, क्योंकि हम आपसे तमाम कैलकुलेशन समझ रहे हैं, अब इसकी एक मुझे थोड़े सा कट शॉर्ट संक्षिप्त में कैलकुलेशन बताइए। और लोग ये जानना चाहते हैं कि अब बताइए इस फेस्टिव सीजन में घर खरीदे या नहीं खरीदे। और अब एक अच्छा घर किसी को लेना है 3 BHK जैसा 1 करोड़ का घर, तो डेफिनेटली उतना तो अब टियर 1 जो माफ कीजिए मेट्रो शहर है उसमें इससे कम तो मिलता नहीं है। तो क्या आपका रहेगा, अभी घर खरीदें या डिले करने से ज्यादा बेहतर रहेगा? जी स्वाति जी, आज के टाइम पे अगर हम देखें जो रियल एस्टेट मार्केट है इंडिया में करीबन 5 to 8% की हम ग्रोथ देख रहे हैं। और जाएगी अगर वो पोस्टपोन करते हैं, बहुत ज्यादा डिपेंड करता है क्या लोकेशन है, क्या सिटी है। पर अगर वो ऐसी जगह रह रहे हैं किराए पे जो ज्यादा कन्वीनियंट है और घर सिर्फ साइकोलॉजिकल बूस्ट के लिए एक तसल्ली के लिए लेना चाहते हैं कि हम एक घर ले रहे हैं, पर वो उनके सारे जैसे हर्ष जी ने मेंशन किया बाकी सारे फाइनेंशियल गोल्स को बहुत ज्यादा स्क्वीज कर देता है, तो पोस्टपोन करने का भी देख सकते हैं। अगर 1 करोड़ की आज प्रॉपर्टी है, करीबन 15 साल बाद अगर 6% का ग्रोथ लें तो करीबन 2.5 करोड़ के करीब होगी, और 8% का अगर हम ग्रोथ लें तो 3 करोड़ 20 लाख के करीब होगी। और ऐसी प्रॉपर्टी अगर लेने के लिए वो 20% का मान लीजिए डाउन पेमेंट करते हैं 20 लाख का, और बाकी EMI उठाते हैं, तो उनकी करीबन 72,000 की EMI बनती है। अब ऐसे कंडीशन में जो डाउन पेमेंट अमाउंट अगर आपका बच रहा है 20 लाख, तो वो 15 साल में ग्रोथ अगर हम उसमें देखेंगे तो 1 करोड़ 9 लाख के करीब बन जाएगा 12% के ग्रोथ पे। और यही अगर स्वाति जी सेम 72,000 की आप EMI कर दें तो वो भी आगे चल के करीबन 3 करोड़ 60 लाख के करीब बन जाएगी 15 साल में। यानी कि बहुत साइजेबल अमाउंट आप उस SIP के थ्रू बना सकते हैं और अपने फ्यूचर में अपने ड्रीम घर को ले सकते हैं। पर अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो आपका कुछ रेंट भी चला जाएगा। तो अगर हम 50,000 की भी यहाँ EMI लेके चले तो 50,000 की EMI भी करीबन आपके लिए 2.5 करोड़ बना सकती है। तो जो डिसीजन है वो आप हेस्ट में ना लें, और सिर्फ एक इमोशनल एंगल से नहीं, मुझे लगता है इसको थोड़ा प्रैक्टिकल एंगल से देखें, और अपने बाकी सारे फाइनेंशियल गोल्स को भी ध्यान में रख के, स्पेशली रिटायरमेंट को ध्यान में रख के ही ये डिसीजन लें घर लेने का। बिल्कुल, तो हमने तमाम पहलू समझे और जाने कि क्या आपके लिए है बेहतर SIP करने का या फिर EMI भरने का। होपफुली आपके लिए काफी मददगार साबित हुआ होगा ये। एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है, चर्चा जारी रहेगी, बने रहिए हमारे साथ। और आइए बात करते हैं 9 दिनों के 9 फंड की। हमारे साथ है फिनफिक्स की फाउंडर प्रवीण बाजपेयी और रूंगटा सिक्योरिटीज से सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रूंगटा। तो कुछ दमदार फंड जिसकी हम चर्चा अब करने वाले हैं शो में, और जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये फंड किसी पोर्टफोलियो का हिस्सा क्यों बन सकते हैं। हर्षवर्धन, आपसे शुरुआत करते हैं। आपकी नजर में ऐसी कौन सी कैटेगरी है जो आपको लगता है कि किसी को पोर्टफोलियो में शामिल करनी ही चाहिए? वैसे साथ ही मैं कहूंगा कि हर एक इन्वेस्टर को एक जो एलोकेशन है अपना एक लार्ज कैप सेगमेंट में लगाना चाहिए। और लार्ज कैप सेगमेंट में आपके पास इंडेक्स फंड एक ऑप्शन है जिसमें आप अपने पैसे लगा सकते हैं। तो इंडेक्स फंड बेसिकली है क्या? तो आपके पास सेंसेक्स 30 है या निफ्टी 50,
एसेंशियली क्या है, देश की जो सबसे बड़ी कंपनियां इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो 30 कंपनीज का एक बास्केट बना रहा है और वो है सेंसेक्स। अगर निफ्टी की बात करें तो देश की 50 कंपनियां जो सबसे बड़ी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो एक हिस्सा बनता है निफ्टी 50 का। एज ए रिटेल इन्वेस्टर मैं एक इन्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे फंड मैनेजमेंट और फंड मैनेजर की स्किल्स पर भरोसा नहीं करना है, मुझे किसी चीज पर डिपेंड नहीं करना है, मुझे देश का एक जो आर्थिक रिप्रेजेंटेशन, इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेशन है वो चाहिए, जो हर सेगमेंट, हर कैटेगरी की कंपनी उसमें आनी चाहिए। तो इंडेक्स एक बहुत ही अच्छा सर्च पैरामीटर है जिसमें रिटेल इन्वेस्टर अपना पैसा लगा सकता है। तो इंडेक्स एक ऑप्शन है लार्ज कैप में जो एक हर एक इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। अब इंडेक्स में आपके पास दो ऑप्शन है, एक जो स्टैंडर्ड प्लेन वैनिला जो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, उसमें क्या होता है वो मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में समझाता हूं, और एक है इक्वल वेट इंडेक्स। अगर हम इसे इन दोनों को समझें, उसमें एक ऑप्शन अवेलेबल है। तो इंडेक्स अगर हम देखते हैं निफ्टी 50, उसमें 50 कंपनियां हैं, लेकिन हर एक कंपनी जो उसमें है उसका एलोकेशन अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल एचडीएफसी बैंक अगर हम देखें तो करीबन 13% आसपास का वेटेज है निफ्टी 50 में, टीसीएस का करीबन 4% है और पावर ग्रिड का करीबन 1% रिप्रेजेंटेशन है। तो ये हो गया आपका निफ्टी 50 में जो 3 कंपनी का मैंने एग्जाम्पल दिया, हर एक कंपनी का अलग अलग वेटेज है। अगर हम देखेंगे इन 50 कंपनियों में मुझे इक्वल एलोकेशन चाहिए, तो 2-2% मुझे सब कंपनी में चाहिए। 50 कंपनियां सेम रहेगी लेकिन एलोकेशन चेंज होगा, वो है इक्वल वेट इंडेक्स फंड। सो इन दिस इक्वल वेट इंडेक्स फंड जो एचडीएफसी का पहले 13% का एलोकेशन था वो 2% हो जाएगा इक्वल वेट में, टीसीएस भी 2% पे आ जाएगा और पावर ग्रिड भी 2%। तो सारी 50 कंपनियां 2-2% का एलोकेशन होगा। इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, बहुत ही क्विकली बता दूं आपको। एडवांटेज एक ये है कि जब हमने पास्ट डेटा जो एनालाइज कर रहे हैं उसमें जब देखा तो ये था कि जब मार्केट गिरता है तो ये डाउन साइड को, इक्वल वेट इंडेक्स फंड डाउन साइड को बेटर प्रोटेक्ट करता है, और जब मार्केट बढ़ता है तो रिस्पॉन्स जो है, जो नंबर ऑफ ईयर्स देखे थे लगभग इक्वल है, लेकिन ज्यादा फेवरिंग है इक्वल वेट इंडेक्स। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के पहलू से अगर देखें इक्वल वेट इंडेक्स एक इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। ओके, और प्रवीण आपकी नजर में आपके पसंदीदा फंड्स कौन से हैं? कितने फंड्स बताएंगे आप? 2 हैं स्वाति जी, और पहला मेरा भी एक इक्वल वेट इंडेक्स ही है जो मेरी चॉइस है, और जैसे हर्ष जी ने बोला इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है। इसका एक छोटा सा और एडवांटेज मैं जो जोड़ना चाहूंगी कि सारे निवेशकों के पोर्टफोलियो में क्योंकि कोई ना कोई फ्लेक्सी कैप होता है, स्मॉल कैप, मिड कैप, जो भी फंड्स होते हैं उनमें हमेशा एक लार्ज कैप एलोकेशन रहता ही है, और यही कुछ 4-5 बहुत बड़ी कंपनियां हैं जो निफ्टी की टॉप अगर कंपोनेंट्स हैं उन्हीं में सबसे ज्यादा निवेश होता है। तो उसके चलते निफ्टी इक्वल वेट मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा स्प्रेड दे देता है आपको टॉप 50 कंपनीज का। सो मेरी एक चॉइस होगी डीएसपी या किसी और फंड हाउस का निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स, और दूसरी चॉइस है एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप फंड जो हमें लार्ज कैप के साथ साथ मिड कैप का भी एक्सपोजर देता है। मिनिमम 35% दोनों मार्केट कैप्स में लगाना होता है, और एक क्रेडिबल फंड हाउस है, रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे अपने बेंचमार्क को बहुत बेहतरीन तरीके से बीट करता रहा है। तो सेकंड चॉइस एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप फंड। ओके, तो लार्ज एंड मिड कैप फंड आपने बताया ये आपकी पसंद है, वही निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स जो कि हर्षवर्धन और साथ ही साथ प्रबलीन को भी खासा पसंद है। और एक छोटा सा हर्षवर्धन, क्योंकि समय कम है, कोई और फंड आपकी नजर में जो आपको पसंद है? जी हाँ, 2 स्कीम्स और बताऊंगा मैं। आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप फंड, बेसिक लॉजिक ये है कि आपको मार्केट के हर सेगमेंट में एक्सपोजर मिल रहा है, लार्ज, मिड एंड स्मॉल। सो 25% इक्वली तीनों में जाएगा, और बाकी का 25% फंड मैनेजर अपना खुद का कॉल लेते हैं। और एक और जो इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में लगा सकते हैं ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन पर्पज के लिए, वो है एक इंटरनेशनल फंड। तो इंटरनेशनल फंड में भी इंडेक्स ही मैंने चूज किया, नैस्डैक 100। तो मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड। तो इस तरह आप इंडियन मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट दोनों में एक्सपोजर ले पाएंगे। तो ये एक मिक्स बैग और एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के फंड्स हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स प्रवीण और हर्षवर्धन ने बताए, जो कि आप अपने पोर्टफोलियो में शानदार और दमदार रिटर्न के लिए शामिल कर सकते हैं। धन्यवाद करेंगे आप दोनों ही खास एक्सपर्ट्स का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।